लोगे 3 to 8 लाइन विद इनेबल इनपुट। अगर फर्ज करें इसी पे पहले बात कर लेते हैं, फिर दूसरे डिकोडर पे जाएंगे। ये ई रोल ये प्ले कर रही है, क्या रोल प्ले कर रही है? चलिए आप बताएं, कोई स्टूडेंट माइक ऑन करके बताए, ये ई का क्या रोल है इसमें? सर ये डिकोडर को इनेबल या डिसेबल करने का रोल प्ले कर रही है। यस, ये इनेबल और डिसेबल। अभी मुझे बताएंगे कि ई की कौन सी वैल्यू पे ये इनेबल होगा और कौन सी वैल्यू पे डिसेबल? सर 0 पे इनेबल एंड 1 पे डिसेबल। यस, तो अब थोड़ा सा दोनों पे वर्किंग करके देख लेते हैं, फिर बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। ये ई अगर 1 है, चलो 0 कर लेते हैं पहले। ई 0 इट मीन्स इधर 1 आएगा और इनसाइड एंड गेट्स है, सारे के सारे इनेबल है। इट मीन्स एक्स वाई जी की प्रॉपर डिकोडिंग होगी। अगर आप इधर दोगे 0 1 1, 0 1 1 होते हैं 3, तो D3 1 होगी और बाकी सारे जीरोस। अगर आप इधर दोगे 1 0 0 यानी 4, तो ये डी कोड हो जाएगा, D4 एक्टिव हो जाएगी और बाकी इनएक्टिव। तो ये प्रॉपर डिकोडिंग कर रहा है। अगर ई आपका 0 हो तो ई 0 होगा तो एक्स वाई जी ऑल पॉसिबल कितने कोड्स हो सकते हैं? 8, और हर कोड की ये डिकोडर डिकोडिंग कर रहा होगा। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो फिर एक्स वाई जी को चेंज करने में मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? सर 0 ही आएगा क्योंकि वो नॉट गेट से पास हो रहा है। जी, अब आप अगर इसको 1 कर देते हो ई को, तो यहां से 0 तमाम के तमाम एंड गेट्स डिसेबल हो जाएंगे। अब आप एक्स वाई जी, अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि एक्स वाई जी ऑल पॉसिबल 8 कोड्स आप दे सकते हो, लेकिन उस पर आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? ये सारे गेट्स डिसेबल है। आप इधर 0 1 1 दो, 0 0 0 दो, 1 1 1 दो, कोई भी आप इधर कोड देते हो वो डी कोड नहीं होगा, बल्कि आपके तमाम आउटपुट लाइंस 0 शो कर रही है। ये प्रोसेस है इस ई का, इसको इनेबल और डिसेबल करने का। इससे हम एक एडवांटेज ले सकते हैं कि हम 3 to 8 लाइन इनेबल इनपुट को अगर हम 4th इनपुट एज्यूम कर लें, 4th इनपुट, और वो मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे रखें, तो अगर इसको 4th इनपुट करेंगे तो इनपुट्स क्या हो जाएंगे 4, और इधर लाइंस हमें अगर 16 मिल जाए तो हम कहेंगे हमने इसका साइज एक्सटेंड कर लिया। उसके लिए क्या करना होगा? इसी साइज का एक और डिकोडर लेना होगा, यानी 3 to 8 लाइंस, उसकी भी 3 इनपुट्स होंगी और 8 आउटपुट लाइंस। जो 3 इनपुट्स होंगी उसको तो हम उन्हीं एक्स वाई जी के साथ ज्वाइन कर देंगे, यानी कॉमन। पहले डिकोडर में भी एक्स वाई जी जा रही है, अगर बाहर से 3 स्विचेस हैं एक्स वाई जी, उन 3 स्विचेस से आपने सिग्नल उनको अटैच कर दिया डिकोडर 1 के साथ, उन्हीं 3 स्विचेस को आपने अटैच करना है डिकोडर 2 के साथ, और डिकोडर की आउटपुट लाइंस इधर आ जाएंगी। अब जो इनेबल इनपुट है इसकी इनेबल तो कॉम्प्लीमेंटेड इसके अंदर जा रही है। इस डिकोडर में आपने जो उसका अनप्राइम वर्जन है डायरेक्ट इसके साथ प्लेस कर देना। इसको इस तरह से ज्वाइन करने में ये आपका 4 to 16 आउटपुट लाइंस का रोल बिहेव करने लग जाएगा। तो देखते हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो आपने सिंपली ये डिकोडर लिया विद इनेबल इनपुट, ये भी डिकोडर लिया विद इनेबल इनपुट, इसकी कॉम्प्लीमेंटेड इधर है और इसकी नॉर्मल, आपको 16 लाइंस मिल रही है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आप इधर 1 1 0 0 दें तो कौन सी लाइन इसमें, फर्ज करें ये इनेबल है, सपोज कर लेता हूं ये इनेबल है। आप इधर पहले इसको देख लेते हैं, अगर ये इनेबल है तो 1 0 0 कौन सी लाइन एक्टिव होगी? D4 D4, बाकी सारी जीरोस होंगी। उसी टाइम पे
ये क्या होगा, ये डिसेबल होगा, ये सारी की sir. सारी जीरो। अगर आप इसको 1 करते हो तो ये डिसेबल हो जाएगा और ये इनेबल। उस सूरत में 1 0 0 क्या किस लाइन पे रिजल्ट देगा? D11 सर। कैसे पता चला D11? सर वो सीक्वेंस ही मैंने बता दिया। हाँ, आप इसको ऐसे एज्यूम करें कि ये वही है, पहली D0 D1 D2 D3 अप टू D7। ये नंबरिंग इसलिए की है कि बड़े साइज के डिकोडर की कोई सीक्वेंस मेंटेन हो जाए। तो असल में सेकंड, अगर आप इधर देते हो 1 0 0 मींस डेसिमल 4, तो इसकी फोर्थ लाइन आएगी, बल्कि फिफ्थ लाइन 1 4 4 पे फिफ्थ लाइन में। पहली लाइन तो D0 होती है और 4 तक जाना है आपने। 1 2 3 4 5 पे जाके D4 पड़ा होगा। तो आपने इधर दिया 1 0 0 मींस इधर ऊपर से जो काउंटिंग करेंगे वो लाइन 5 बनेगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। सेम इसी तरह जब 1 4 4 दोगे, इसकी भी वो लाइन नंबर वही बनेगी, D4 1 2 3 4 5 यहां पे आने चाहिए। आपने D11 कहा था ना? जी सर, D12। तो D12 पे आएगा। तो ये इस जो ये सीक्वेंस रखी है, ये सिर्फ हमने अपने समझने के लिए कि हमारा वो 2 की ज्वाइनिंग के साथ ये एक्सटेंड होके उस लाइन का नंबर अगर इधर से 0 स्टार्ट करें तो उसका नंबर बनता है D12। एक्चुअली वो D4 है। फॉलो किया इस पॉइंट में? Yes, sir. अच्छा, अब मैं आपको इसकी वर्किंग इस तरह ज्वाइनिंग के साथ देखते हैं कि ये 16 के तौर पे बिहेव कर रहा है या नहीं। आप मुझे कोई भी बताएं 4 के हिसाब से, कोई इनपुट बताएं 4 बिट, देखते हैं कि ये कैसे। कोई भी बताएं, एक इनपुट बताएं 4 बिट। 0 1 1 0। 0 1 1 0। इसमें जो पहला 0 आपने कहा है वो E के लिए और दूसरे 1 1 0 XYZ के लिए। तो आपने कहा, दोबारा से बताइएगा। 0 1 1 0। 0 1 1 0 0 1 1 0 यानी 0 1 1 0। इस 0 ने इसको इनेबल किया हुआ है और इसको डिसेबल। इट मीन ये तो सारे जीरोस होंगे। और इधर क्या है 1 1 0। कौन सी लाइन एक्टिव होगी? D6। D6। और ये सारी जीरोस होंगी। तो आपने देखे इस पूरी इंफॉर्मेशन को मिला के पढ़े 0 1 1 0। तो 4 बिट जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट 6 है। और आप देख रहे हैं इस 16 आउटपुट लाइंस में D6 ऑन होगा और बाकी सब 0। ये इनेबल रिजल्ट इधर से मिला और इधर के जीरोस इसको डिसेबल करते हुए मिल रहे हैं। फॉलो करें पॉइंट को? बताइएगा प्लीज। यस सर। अच्छा, अब आप कोई और इनपुट 4 बिट बताएं जो दूसरे डिकोडर से मैं निकालने की कोशिश करेंगे। कोई बताइएगा। 1 0 1 1। 1 0 1 1। बड़ी अच्छी इनपुट गेस की आपने। 1 0 1 1। ये 1 0 1 1। ये 1 क्या करेगा? इसको डिसेबल, क्योंकि 1 है, ये 0, ये सारे डिसेबल। ये 1 इसको इनेबल। ये तो तय है कि 1 0 1 1 पे ये डिसेबल होगा इस 1 की वजह से और ये इनेबल होगा। तो ये इंफॉर्मेशन कौन सी पड़ी? आपने जो कहा है ना 1 0 1 1, इनेबल डिसेबल इसने डिसाइड कर लिया। और जब पता चल गया ये इनेबल है, इधर इंफॉर्मेशन कौन सी पड़ी है? 0 1 1। इस 1 को निकाल 0 1 1। ये कौन सी है? 0 1 1 3। और 3 मीन आपके सेकंड डिकोडर से जो इनेबल है उसकी फोर्थ लाइन होगी 3। देखिए D0 D1 D2 D3 या D11 नई डेजिग्नेशन वो D11 है।
तो D11 1 होगी और बाकी सब जीरोस। तो देखिएगा अभी जो हीरा ने बताया 1 0 1 1, ओवरऑल इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या बनता है? 1 0 1 1 11, और वो देखें वही लाइन एक्टिव हो गई सारे। तो आपके बजाहिर दो स्मॉल साइज डिकोडर वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो वर्क किस तरह से कर रहे हैं? जब आप ई को अपनी फोर्थ इनपुट एज्यूम कर लो तो आपको ऐसे लगेगा ये तो उसी तरह वर्क कर रहा है जैसे 4 to 16 लाइन डिकोडर है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं प्लीज? यस सर। तो होना ये चाहिए जब ये 0 होगा तो इसके सारे 0 0 0 अप टू 1 1 1 तक ये आंसर मिलेंगे। जब ये 0 होगा और ये अप टू 1 1 1 होगा तो ये आपकी असल में जो 4 बिट इंफॉर्मेशन है वो 0 से 7 तक ही गई है और आपका ये रिजल्ट मिल रहा है और ये डिसेबल है। अगर आप इसको नेक्स्ट रिमेनिंग इसको 1 करते हो तो इसके फिर 0 0 0 से 1 1 1 तक जाते हो तो एक्चुअली आप D8 से D15 तक 4 बिट उसको एज्यूम करके वो आपको रिजल्ट मिल सकता है। देखिए एक टाइम पे एक डिकोडर यानी आपकी जो 16 इनपुट कॉम्बिनेशन है उसमें हाफ में तो E0 होगा ना और वो आपका इधर से रिजल्ट आएगा, ये साइलेंट होगा। और अगर रिमेनिंग हाफ होंगे वो इधर से रिजल्ट आएगा, ये हाफ, उसको टेबल के अंदर इस तरह से शो किया जा सकता है। XYZ आपकी दोनों डिकोडर की इनपुट है और ये इनेबल। जब मैंने और ये पहले डिकोडर की आउटपुट, ये दूसरे डिकोडर की आउटपुट, तो इनेबल के साथ मिला ले 4 नजर आ रही और इधर आपको 16 आउटपुट लाइंस नजर आ रही। अब आप इसको 0 रखते हो, इधर कितनी पॉसिबिलिटीज है? 0 0 0 से 1 1 1, तो ये देखें 0 0 से 1 1 1। अगर ये 0 है तो पहले डिकोडर ने वर्क करना है, इधर जीरोस आ रहे होंगे तो पहला डिकोडर क्या करेगा? 0 0 पे ये 1 ये जीरोस, और उस टाइम पे दूसरा डिसेबल होगा, ये सारे जीरोस होंगे। फिलहाल पहला डिकोडर वर्क कर रहा है 0 0 1 पे ये 1, 0 1 0 पे ये 1, इस तरह से। और ये डिकोडर उस टाइम पे क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड है, आप बज़ाहिर ये 0 0 दे रहे हो और इसको फिक्स किया हुआ है, तो पहला डिकोडर डिकोडिंग करते हुए नजर आ रहा है और उन तमाम इनपुट्स पे उसी टाइम पे दूसरे डिकोडर से जीरोस जनरेट हो रहे हैं। तो आपको नजर आया कि ये 4 to 16 का कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। दोबारा रिमेनिंग 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस में आप ई को 1 कर दें और इसको देखें XYZ 3 इनपुट क्या हो गए? इस 1 की वजह से ये डिकोडर एक्टिव होना है और इसने क्या करना है? 0 0 पे ये लाइन एक्टिव करनी है, 0 0 1 पे अपनी सेकेंड एक्टिव और इस तरह से बिहेव करेगा और उस टाइम पे ये डिकोडर डिसेबल हो। तो बज़ाहिर आप 4 बिट इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो अपने अपने डिकोडर से लेके आपका 16 आउटपुट लाइंस की तरह बिहेव कर रहा है। फॉलो किया पॉइंट को? बताइएगा प्लीज। यस सर। और स्टूडेंट्स को बता सकते हैं? जी सर, समझ आ गई। तो आप 4 to 16 लाइंस डायरेक्ट भी बना सकते थे। उसके लिए क्या करना था? आपने ट्रुथ टेबल बनाना था। 4 to यही ट्रुथ टेबल बनना था। 4 to 16 आउटपुट लाइंस। करना क्या था? आपने मिनटर्म बनानी थी, D0, E प्राइम, X प्राइम, बल्कि उसमें तो E रखने की जरूरत ही नहीं थी, WXYZ कर लेते। इनेबल इनपुट तो होती है एक्सटेंड करने के लिए, तो आप इसको कर लेते WXYZ। तो ये आपका D0 क्या होना था? मिनटर्म। W प्राइम, X प्राइम, Y प्राइम, Z प्राइम, आपका एक एंड गेट 4 इनपुट लग जाना था। इसी तरह D1, तो 16 एंड गेट्स आप लगा के और उनकी मिनटर्म बना के ये डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सिखाया जा रहा है कि स्मॉलर साइज डिकोडर से बड़ा डिकोडर आसानी से बन जाता है। आपको कुछ भी डिजाइन करने की जरूरत नहीं, जस्ट 2 डिकोडर लैब में अवेलेबल है, एक इधर लें, स्विचेस को XYZ पे दे दें, एक और डिकोडर IC लें,
स्विचेस को XYZ के साथ ही ज्वाइन कर दें, इनेबल को इस तरह की फॉर्म बनाए, 3-4 मिनट में आपका 4 to 16 लाइन डिकोडर रेडी है जी। अब आप 4 to 16 लाइन से 5 to 32 लाइन डिकोडर भी इसी तरह बना सकते हैं, तो इस तरह से आगे एक्सटेंड किया जा सकता है जी। फॉलो किया जी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें हम करेंगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक इंप्लीमेंटेशन। कोई बता सकता है कि कोई ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट जो पहले हम डिजाइन कर चुके हैं के मैपिंग के जरिए क्लासिकल मेथड्स, कोई कॉम्बिनेशन सर्किट बताए। सर्किट कॉम्बिनेशन सर्किट बता दें कौन सा हमने किया हुआ अब तक हम कॉम्बिनेशन सर्किट को ही डिजाइन करते हुए आ रहे हैं, उनमें से कोई एक आध सर्किट बता दें। BCD to gray BCD टू कोड। ग्रे, गुड। आपके जितने भी कोड कन्वर्टर्स हैं वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन सर्किट्स ही थे। एडर, फुल एडर आपने बनाया था, वो भी कॉम्बिनेशन सर्किट की एक पहचान ये भी है, अगर किसी का ट्रुथ टेबल बन सकता है तो आगे क्या करना है आपने, के मैपिंग और सर्किट डायग्राम, तो कॉम्बिनेशन सर्किट हुआ ना। तो आपके ट्रुथ टेबल बेस्ड जो भी सर्किट होते हैं वो आपके कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं। आपने जो के मैपिंग के जरिए ये डिजाइन प्रोसीजर मैंने आपको सिखाया था उसको मैंने नाम दिया हुआ था क्लासिकल मेथड। तो अभी तक हम कॉम्बिनेशन सर्किट्स को एक तरीके से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, और वो डिजाइन प्रोसीजर हम क्या फॉलो कर रहे थे, नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट डिसाइड करें, उनको सिंबल्स असाइन करें, फिर उसका ट्रुथ टेबल बनाएं जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को शो करे, और फिर के मैपिंग करें, हर आउटपुट कॉलम के अगेंस्ट एक के मैप बनाएं, और उसको सिंप्लीफाइड जो बुलियन फंक्शंस मिलेंगे के मैप से उसकी लॉजिक डायग्राम बना दें। तो ये डिजाइन प्रोसीजर अभी तक आपने सीखा था जिसको मैं क्लासिकल मेथड कहता हूं। अब कहा यह जा रहा है क्लासिकल मेथड की बजाय ये जो काम आप ट्रुथ टेबल के जरिए कर रहे होते थे यानी कॉम्बिनेशन सर्किट्स, वो डिकोडर के जरिए भी डिजाइन हो सकते हैं। एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉपर्टी आपको डिकोडर की नजर आ रही है। डिकोडर की एक प्रॉपर्टी तो ये है कि आपके माइंड में है कि ये मेमोरी है, उस मेमोरी को के लिए कोडिंग स्कीम अवेलेबल है। आपने हर मेमोरी वर्ड का एक एड्रेस है, वो आपका कोड होगा, तो आप उस मेमोरी को देखते हुए एक डिकोडर बना सकते हो जो उस कोड को लेके डीकोड करे और उस मेमोरी को एक्सेस करे। अगर 8 मेमोरी वर्ड्स है तो आप डिकोडर लोगे 3 to 8, मेमोरी एड्रेस इधर दोगे, वो डीकोड होगा पर्टिकुलर लाइन पे और उस मेमोरी को एक्सेस कर लेगा फॉर रीड एंड राइट। ये मैंने प्रीवियस क्लास में एग्जांपल बताई थी। अगर आपकी मेमोरी 16 वर्ड्स की हो तो उसके एड्रेसिंग स्कीम के लिए किस साइज का डिकोडर चाहिए? 4 to 16। 4 to 16। अगर आपकी मेमोरी 32 वर्ड्स की है तो किस साइज का चाहिए? 5 to 32। यस। और आपने देखा होगा आपकी मेमोरी वर्ड्स किलोबाइट्स और आगे आजकल गीगा में भी चली गई है। तो मैं मेमोरी आगे बढ़ाता हूं। 1 किलोबाइट अगर आपकी मेमोरी है, 1 किलो मीन 1, बल्कि मैं वर्ड्स कहता हूं 1 0 2 4, यही होता है मेरे ख्याल में 1 0 2 4। अगर ये मेमोरी वर्ड्स इतने हो फिर किस साइज का डिकोडर चाहिए? 1 0 2 4। आपने देखना है 2 की कौन सी पावर ले कि उसका आंसर 1 0 2 4 आ जाए। जब 3 मेमोरी वर्ड्स है ना तो आपने क्या किया था, 8 मेमोरी वर्ड्स। 8 मेमोरी वर्ड्स में जब लिया था तो डिकोडर का साइज पता क्या होता है? आपने ये देखना था ये 8 2 की कौन सी पावर लेके आता है। तो 8 आता है, 2 की अगर पावर ले 3, तो यहां से पता चलेगा 3 to 8 लाइन। और अगर आपके मेमोरी वर्ड्स 32 हैं
तो आप कैसे डिसाइड करोगे डिकोडर साइज? आपने देखना है 32 2 की कौन सी पावर पे आएगा, तो 2 की कौन सी पावर पे 32 आता है? 5. 5। तो इसलिए आपका डिकोडर होगा 5 to 32 आउटपुट लाइंस। तो सेम मेरा आगे क्वेश्चन ये है, अगर आपका मेमोरी वर्ड्स आपके 1024 हो तो किस साइज का डिकोडर चाहिए? Sir, probably 2 raised to power 32. मुझे ये बताएं, जब 8 वर्ड्स थे, 8 वर्ड्स, तो उस वक्त हमने 2 रेज़्ड पावर 32 लिया था जी। जब 8 थे तो हमने लिया था 2 रेज़्ड पावर 3 इक्वल टू 8, और 2 के ऊपर पावर नजर आ रही थी 3, तो हमने कहा 3 to 8 लाइन। अब मैं कह रहा हूं मेमोरी वर्ड्स है 1024, किस साइज का डिकोडर चाहिए? अभी पेपर पेंसिल ले, फर्क बता दे। क्वेश्चन 32? समझ आ रही है आप लोगों को? ये बताएं पहले। So 32? क्या 32 bit. 32 बिट तो बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल में। 2 की पावर 10 है तो 1024 आता है ना। 2 रेज़्ड टू पावर 10 10। ये देखें कनीज कैलकुलेटर लेके बैठी हुई है ना। शायद। अच्छा बात सुने, अभी भी इसने वर्ड यूज किया शायद, तो कोई मैं कह सकता हूं शायद, हिरा कह सकती है शायद, हुसैन कह सकता है शायद। क्यों? हम नहीं देख रहे आपको, आपने क्यों कहा शायद? आपने तो कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर से ऐसी है। हाँ जी। चलिए छोड़। अच्छा 2 रेज़्ड पावर 10 आप सीधा ऐसे करते, 2 ये 1 हो गया, 4 2 हो गया, मेरी फिंगर्स देखिएगा, 8 16 32, कनीज से कैलकुलेटर के बगैर कर रहा हूं, 64 128 256 512 1024, मेरी फिंगर 10 पे आई है, तो इट मींस 2 रेज़्ड टू पावर 10 इक्वल टू 1024। तो कौन से साइज का डिकोडर चाहिए? 10 to 1024. 10 to yes 10 to 1024 आउटपुट लाइंस। अब आपको इस चीज का भी आंसर मिल जाएगा कि आपकी जो मेमोरी है वो इन्हीं वैल्यूज के साथ आती है, यानी आपकी मेमोरी वर्ड्स हो सकते हैं 1024। इसके बाद टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो पता अगला मेमोरी वर्जन कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? 11 to 2048. 2048। और उसके बाद नया वर्जन कौन सा आएगा? 4096। फॉलो करें पॉइंट को? जी सर। तो इसलिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेमोरी दरमियान में आती है। क्यों? मेमोरी के लिए जो एड्रेसिंग स्कीम लेनी होती है वो डिकोडिंग के जरिए लेनी होती है, और वो 2 की पावर में होनी चाहिए। तो अब आपने जब मेमोरी गीगा में आजकल आई हुई है, जब भी मेमोरी आप सुनेंगे, मेमोरी फुल साइज थी, आपके पास इतनी रैम है, इतने गीगा, देखिएगा वो जो उसमें वर्ड्स होंगे या बाइट्स होंगे वो 2 की पावर में होंगे। तो रीजन ये होती है कि उनकी एड्रेसिंग डिकोडर के थ्रू करवानी होती है, तो इसलिए वो 2 की पावर में होनी चाहिए। तो आज हम सिंपली डिस्कस कर रहे थे 2 to 8 आउटपुट लाइन डिकोडर्स, और हम लार्जर डिकोडर्स भी बना सकते हैं। फॉलो किया पॉइंट को? जी कहना है साथ मुझे। Yes, sir. अच्छा अब आ जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि आपके जो कॉम्बिनेशन लॉजिक, कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं जो ट्रुथ टेबल बेस्ड होते हैं, सबको डिकोडर के थ्रू भी आप डिजाइन कर सकते हैं। ये डिकोडर का एक्स्ट्रा फंक्शन है। एक्चुअली डिकोडर असल में जिस काम के लिए था वो मैंने बता दिया कि मेमोरी एड्रेसिंग के लिए, और आपने मेमोरी के जो एड्रेसेस हैं वो आपके कोड्स हैं, उनको डीकोड करके एक्चुअली आपने उस मेमोरी को एक्सेस करना होता है। ये तो उसकी नेचुरल वर्किंग है डिकोडिंग की, जो मेमोरी में नजर आ रही है। इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि
बस ये एक ही एप्लीकेशन है। और भी कहीं भी आपको नजर आता है, देखें यहाँ बॉक्सेस लगे हुए हैं और बॉक्सेस हैं 2 की पावर में, और वो है 256 बॉक्सेस। तो मैं ऐसी कोडिंग स्कीम बना सकता हूं जिसमें रोबोट को यूज करता हूं कि रोबोट को मैं कोड दूंगा तो प्रॉपर बॉक्स तक उसकी रीच हो जाए, वो अंडरस्टैंड कर ले कि कौन सा बॉक्स है। तो 256 में मुझे किस साइज का डिकोडर लेना पड़ेगा? आई थिंक 2⁸8। तो मुझे 8 to 250 आउटपुट लाइंस, 256 आउटपुट लाइंस का डिकोडर चाहिए। तो मैं बड़ी आसानी से ये स्कीम बना सकता हूं। तो सिर्फ मेमोरी में नहीं, इसकी रियल लाइफ में आपको कहीं भी इस तरह की स्कीम की जरूरत पड़ती है जिसमें इस तरह से एक्सेस करना है आपने, और जिसको एक्सेस करना है उसका नंबर 2⁻⁴ में होना चाहिए। तो फिर आप डिकोडिंग के जरिए एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि एक टाइम पे जिसको एक्सेस करना है उसका बाइनरी कोड दें, डिकोडर उसकी एक्सेस दे दे। फॉलो करें इस पॉइंट को। तो डिकोडर का तो एक्चुअली ये वर्किंग है, आप रियल लाइफ में कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन डिकोडर का एक एक्स्ट्रा फीचर बता रहा हूं कि जाते जाते ये इस तरह का काम भी कर रहा है कि दूसरों के काम में भी इंटरफेयर कर रहा है, कह रहा है कि ये भी मैं कर सकता हूं। उसकी एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है, और वो ये है कि ये कॉम्बिनेशन सर्किट को भी डिजाइन कर सकता है। आपने क्लासिकल मेथड यानी के मैपिंग और उसकी सिंप्लीफाइड वर्जन से डायग्राम नहीं बनानी, बल्कि इस मेथड को यूज करते हुए आपने कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करना है। आपने कॉम्बिनेशन सर्किट, कोड कन्वर्टर्स, सारे कोड कन्वर्टर्स कॉम्बिनेशन सर्किट से। आपने फुल एडर बनाया होगा, ट्रुथ टेबल बेस्ड है, तो जितने भी ट्रुथ टेबल बेस्ड हैं सारे के सारे कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं। तो आपका फुल सबट्रैक्टर, फुल एडर, ये कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं। और भी हमने कई, यानी कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं और वो ट्रुथ टेबल बेस्ड है तो वो कॉम्बिनेशन सर्किट्स है। वो क्लासिकल मेथड से भी डिजाइन हो सकता है, और वो आप आज हम सीखने लगे हैं कि वो डिकोडर के कैसे डिजाइन होगा। डिकोडर का एक्स्ट्रा फीचर, उसकी एक्स्ट्रा एबिलिटी। पॉइंट क्लियर हो गया? क्या करने जा रहे हैं? इसका भी एक डिजाइन प्रोसीजर अपना है। जैसे कॉम्बिनेशन सर्किट का डिजाइन प्रोसीजर ऑलरेडी तो आपको पता है, नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स, और उनको सिंबल्स असाइन कर। फिर के मैपिंग, सॉरी ट्रुथ टेबल, देन के मैपिंग, और फिर सिंप्लीफाइड वर्जन से लॉजिक डायग्राम। ये एक डिजाइन प्रोसीजर है, लेकिन अब डिकोडर के जरिए इसका डिजाइन प्रोसीजर अलग से है। और इस डिजाइन प्रोसीजर में भी ये 3 जो स्टेप्स हैं वो सेम है जो पुराने मेथड में थे। कौन से? नंबर ऑफ इनपुट्स का बताना चाहिए, नंबर ऑफ आउटपुट्स का, ट्रुथ टेबल बना दें, यहां तक सेम होना चाहिए, वही प्रोसीजर। उसके बाद इसका अपना फीचर होगा। ये कैसे डिजाइन देखते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं एज इट इज, मैं अभी इनको नहीं बता रहा हूं। जब हम इसको डिजाइन करते हैं तो मैं साथ साथ इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। आ जाते हैं, यही जो स्टेप्स दिए इनको फॉलो करते हुए हमने ये बनाना। इंप्लीमेंट फुल एडर यूजिंग डिकोडर। क्या करेंगे? सबसे पहला काम मैंने कहा था ट्रुथ टेबल तक सेम स्टेप्स है। Number of input and output. inputs and output. नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स। फुल एडर में इनपुट्स कितनी होती हैं? 8. फुल एडर में इनपुट्स कितनी होती है? मैंने पार्टिसिपेशन नेगेटिव कर देनी है। 3 सर। 3 होती है, इसमें क्या कोई दूसरी तो बात है। आउटपुट कितनी होती है? 2। एक सम और कैरी। और इनपुट्स ले लेते हैं हम x y z, या इनपुट्स ये भी ले सकती हैं x y c i, क्योंकि थर्ड इनपुट जो z होती है वो कैरी इन होता है। खैर, ट्रुथ टेबल हम बना सकते हैं फुल एडर का, हमें पता है ये होगा। पहला स्टेप क्लियर हो गया कि आपने यहां तक सेम वही जो पुराना मेथड था, ट्रुथ टेबल आपने कंस्ट्रक्ट करना है किसी भी प्रॉब्लम का। और ट्रुथ टेबल ऐड कर रहा है इनको, अपनी मर्जी से नहीं, ये आपने ली है। नेक्स्ट, क्लासिकल मेथड का यहां से आगे क्या करता था? के मैप। के मैप। लेकिन अब हमने इस मेथड के जरिए उसको
के मैप असल में ना सम ऑफ प्रोडक्ट्स में आंसर लिखता होता था सिंप्लीफाइड, लेकिन हमें आंसर चाहिए सम ऑफ मेन टर्म। तो यहां दोनों में फर्क आ गया। तो इधर सम ऑफ मेन टर्म तो हम इधर से देख के लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं एस को लिखना चाहूं, एस क्या होगा सम ऑफ मेन टर्म में? ये वन है ना, 001 मेन टर्म 1, ये 1 है, मेन टर्म 2, 4, 7। फॉलो किया? बताइएगा। जी सर। सी को सम ऑफ मेन टर्म में लिखना है, बताइएगा क्या होगा? 3 3 5 6 7 5 6 7 सर। 6 7। तो ये आपका ये हो गया। यहाँ पे ये चेंज आई कि सब यानी डिकोडर के जरिए जब आप डिजाइन करेंगे तो सबसे पहला है ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करनी, सेकंड अपने आउटपुट फंक्शंस को जो एस और सी हैं उनको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ मेन टर्म्स। मेरे साथ हुसैन तैयब और हिरा ये ज्वाइन करेंगे, इनकी पार्टिसिपेशन साथ साथ नोट हो रही है। और मैं भी हूँ। आपने एक दफा बात करने के बाद खामोश हो गए। और लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे? जब आपने ये कर लिया, अब डिकोडर वाला डिजाइन प्रोसेस पता क्या कहता है? एक एन और एक एम डिसाइड करना है। एन क्या है? अरे एन है नंबर ऑफ इनपुट्स और एम है नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो आप बता सकते हैं ये दोनों जो फंक्शन नजर आ रहे हैं तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है? 3 sir. 3। हादिया की एंट्री भी होगी। नंबर ऑफ आउटपुट 2 सर। 2। तो देखें आपके पास जब नंबर ऑफ आउटपुट होती है, जितने फंक्शंस हैं, ये दो फंक्शंस हैं, एक एस है और सी है, ये आउटपुट्स हैं आपकी। और इनपुट्स ये आपको इधर नजर आ रही होगी कि ये आउटपुट है फंक्शन ऑफ इनपुट्स एक्स वाई जेड। जब आपको एन का पता चल गया कि ये 3 है तो बताइए डिकोडर साइज नहीं कंफर्म हो गया? क्या होगा Yes, डिकोडर sir. साइज? 3 to 8. 3 to 8। आपको जस्ट 3 पता चल जाए, आउटपुट तो होती है 2 रेज्ड बार इनपुट लाइंस, तो 2 रेज्ड बार 3 तो ये देखें जैसे हमें एन, अगर आप इधर कोड कन्वर्टर कर रहे होते, कोड कन्वर्टर में इधर कितनी इनपुट्स होनी थी? बीसीडी टू 4। क्यों? आपका बीसीडी कोड हो सकता है, आपका बाइनरी कोड हो सकता है, ग्रे कोड हो सकता है, 4 इनपुट्स। अगर कोड कन्वर्टर के लिए किस साइज का डिकोडर चाहिए हो? n into 2 raised by n, like 4 into 2 raised by 4. 4, यस। तो कोड कन्वर्टर में इसकी इनपुट्स होनी थी 4, तो इनपुट्स ही डिसाइड कर देती हैं कि आपको किस साइज का डिकोडर चाहिए। तो कोड कन्वर्टर में 4 इनपुट्स, 4 into 16 आउटपुट लाइंस। तो इधर फिलहाल फुल एडर में 3 इनपुट्स हैं, तो हमें कितना चाहिए? नंबर ऑफ 3 इनपुट्स। तो डिकोडर का साइज है 3 to 2 raised by 3 आउटपुट लाइंस, और ये बनेगा ये वाला डिकोडर। अब नेक्स्ट एम है आपकी नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो जितनी नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगी उतने आपको और गेट चाहिए, ये एक्स्ट्रा एडिशनल गेट्स चाहिए। तो इसमें आउटपुट कितनी है? 2। एस और सी कितने और गेट चाहिए होंगे? 2 उसमें आप सिर्फ ये करना है, आपने एक और गेट ये ले लेने और एक सी के लिए ले लेने। अगर ये कोड कन्वर्टर होता तो कितने और गेट्स लेने थे? जी 1 sir. 1 क्यों? कोड कन्वर्टर की आउटपुट लाइंस कितनी होती हैं?
8 sir. आउटपुट फंक्शन, सॉरी, कोड कन्वर्टर के आउटपुट कॉलम्स कितने होते हैं? Sir 4. 4 ही होंगे। देखे ना आप, अगर ले रहे हो BCD तो 4 बिट होते हैं। आगे उसको किसी ग्रे कोड में कर रहे हो तो वो भी तो 4 बिट ही है ना आपका कोड। तो आपके जितने भी आपने कोड्स कन्वर्टर पढ़े हैं उनमें से एक अगर आपका 4 इनपुट अगर 4 बिट है तो आपकी आउटपुट भी 4 बिट होती है। तो आपकी नंबर ऑफ आउटपुट कॉलम्स डिसाइड करते हैं कि कितने और गेट है। मैं आप जो आज सिखा रहा हूं वो ये है कि जो M है ये होता है नंबर ऑफ आउटपुट्स, या कह सकते हैं नंबर ऑफ आउटपुट कॉलम्स, या कह सकते हो कितने बुलियन फंक्शंस हैं, कितने के मैप्स हैं, किसी तरह से भी आप कह सकते हो। तो कोड कन्वर्टर में इनपुट सेक्शन में 4 कॉलम्स है, यानी 4 वेरिएबल्स, मींस वो डिसाइड करेंगे डिकोडर के साइज का होगा 4 into 60। जबकि आउटपुट कॉलम जितने होंगे वो ये डिसाइड करेंगे कि और गेट कितने लेने हैं। तो उस केस में ये जो मैंने इधर और गेट प्लेस किए हैं ये मैंने ट्रुथ टेबल में आउटपुट कॉलम्स को देख के डिसाइड किए। मेरे पास फुल एडर है, इसमें आउटपुट कॉलम्स हैं 2, एक S के लिए एक C के लिए, तो इसलिए मैंने 2 और गेट ले लिए। समझ आ रही है? बताइएगा। यस सर। अच्छा, अब दूसरी बात, इसकी इनपुट्स कितनी होनी चाहिए? और गेट तो डिसाइड कर लिया, क्या ये और गेट 2 इनपुट का चाहिए, ये और गेट 4 इनपुट का, या 5? ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करेंगे ये जो मेन टर्म्स है, कितनी मेन टर्म्स है इसके अंदर? 4 1 2 3 4। इस S के लिए ये तो पता चल गया कि एक और गेट चाहिए क्योंकि एक आउटपुट है, एक और गेट। लेकिन उस और गेट की जो इनपुट्स हैं वो नंबर ऑफ मेन टर्म्स 4 इनपुट। ये C एक आउटपुट फंक्शन है, इसके लिए तो एक और गेट चाहिए, लेकिन कितनी इनपुट्स का चाहिए? जितनी मेन टर्म्स हैं 1 2 3 4 इनपुट्स। तो ये भी डिसाइड हो गया कि उन और गेट की इनपुट्स कितनी लेंगे। ओके, यस बताइए। सर। अच्छा, अब काम बहुत आसान हो गया। आपने इनको ज्वाइन करना है डिकोडर की आउटपुट लाइन के साथ, इन दोनों को। तो इन 4 मेन टर्म्स, असल में ये क्या है 1 2 4 8, तो ये एक 1 के लिए ले लें, एक 2 के लिए ले लें, एक 4 के लिए और एक 7, तो उनको उन्हीं आउटपुट लाइन के साथ ज्वाइन कर दें। ये 1 है, D1 के साथ जोड़ दें, ये 2 है, D2 के साथ ज्वाइन कर दें, 4 D4 के साथ, 7 D7 के साथ। ये डिजाइन प्रोसीजर के साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई इश्यू तो नहीं यहां तक? नो सर। इसको किसके साथ ज्वाइन करना है? इसको 3 के साथ। ठीक है सर। 3, ये देखें 3 5 6 7, ये वाली आपका कॉम्बिनेशन सर्किट जो फुल एडर है डिजाइन हो चुका है। ये आपका फुल एडर है जो डिकोडर के थ्रू बनाएंगे। कितना सिंपल है, फिर से बताने लगा। आपने ये कैसे डिजाइन करना था? ट्रुथ टेबल बनाया, ट्रुथ टेबल में देखा इनपुट्स हैं 3, तो 3 to 8 लाइन डिकोडर ले लिया। आउटपुट देखा, वो आउटपुट है 2 कॉलम्स, 2 और गेट ले लिए। अब ट्रुथ टेबल से एक आउटपुट कॉलम है S, उसको सम ऑफ मेन टर्म्स में लिख लिया। एक आउटपुट कॉलम है C, उसको सम ऑफ मेन टर्म में लिख लिया। अब ये जो और एक सम के लिए लिया और एक C के लिए, तो इसकी नंबर ऑफ जितनी मेन टर्म्स हैं उतनी इनपुट्स ले ले और उनको उन्हीं के साथ ज्वाइन कर। ये जितनी मेन टर्म्स हैं और गेट की उतनी इनपुट्स ले ले, ऐसे ज्वाइन कर दें। 2 मिनट आप लैब के अंदर जाओगे, 2 मिनट में ये एडर बन जाएगा जो आप क्लासिकल मेथड से अच्छा खासा, ये गेट इधर लगाएंगे, वो हाफ एडर के साथ बनाने, अच्छा खासा मुश्किल काम है। लेकिन अगर बिल्ट इन डिकोडर, नो डाउट
ये डिकोडर बनाने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। लेकिन MSI लॉजिक मैंने आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको बताया था जब हम एक कंपोनेंट बना लेंगे आगे काम हम MSI उस बड़े यूनिट बड़े बिल्डिंग ब्लॉक से करेंगे। तो देखिए अब मैं एज्यूम करूंगा कि लैब में 3 to 8 लाइन डिकोडर मौजूद है, मुझे उसकी पिन्स का भी पता है, मैंने सिंपली जाना है इस तरह से ड्रॉ करना है। 2 और गेट्स सिर्फ अलग से आईसी लूंगा, उन और गेट्स को डिकोडर की किन पिन्स के साथ जोड़ना है, मेरा एडर 2 से हार्डली 4 मिनट में कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। फॉलो किया आप लोगों ने प्लीज? Yes, sir. अब अगर आपको इस थोड़ा सा एक और डिजाइन करते हैं डिकोडर। अब मैं फुल एडर की बजाय अपनी तरफ से कोई फंक्शन नहीं है, मुझे नहीं पता ये F1 और F2 क्या है, कुछ भी हो सकते हैं। मुझे एक टेबल नजर आया, ट्रुथ टेबल, 3 इनपुट था और 2 आउटपुट कॉलम थे। एक आउटपुट कॉलम था F1 और एक आउटपुट कॉलम था F2। तो मैंने F1 XYZ सम ऑफ मिनटर्म में लिख दिया उसको, दूसरे F2 को सम ऑफ मिनटर्म में लिख दिया। अगर नहीं भी लिख, फर्ज करें ट्रुथ टेबल नहीं है, डायरेक्ट भी आपको ये दिया जा सकता है कि ये इन फंक्शंस के लिए, ये ज़ाहिर है कॉम्बिनेशन सर्किट है ना, जिसको बताया गया कि किन इनपुट्स पे कौन कौन से किन इनपुट्स पे रिजल्ट 1 चाहिए। तो इन बुलियन फंक्शंस को जो सम ऑफ मिनटर्म्स फॉर्म में आप डिकोडर के जरिए आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस गिवन सिचुएशन का ये मतलब है कि आपको ट्रुथ टेबल ही डायरेक्ट ही आपको वो जो आउटपुट कॉलम है ट्रुथ टेबल के सम ऑफ मिनटर्म में डायरेक्ट आपको दे दिया गया। अब आगे काम तो कोई मुश्किल है नहीं, क्या करना है आपने बताएं? Number of inputs and outputs. नंबर ऑफ इनपुट्स थे 3, आउटपुट कितनी है? 2. 2। डिकोडर किस साइज का लेंगे? 3 to 8. 3 to 8। और गेट्स कितने लेंगे? 2. 2। और गेट्स, पहले और गेट की इनपुट्स कितनी होंगी और दूसरे और गेट की इनपुट्स क्या होंगी? First Three. की 3, second की 6. Yes. 3 इनपुट और गेट ये होगा, 1 2 3 4 5 6 इनपुट और गेट ये होगा, राइट? और आपने इस और गेट की जो इनपुट्स है उसको D1 D2 D4 के साथ ज्वाइन करने और दूसरे और गेट्स की इनपुट्स को डिकोडर की D0 D1 D2 D4 D5 कंस्ट्रक्ट हो गया। कोई मुश्किल तो नहीं है यहां तक? No, sir. No, sir. लेकिन एक और भी अभी पॉइंट सीखने वाला है, वो ये है कि इसको और बेहतर किया जा सकता है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? आपकी टोटल मिनटर्म्स कितनी है इन दोनों फंक्शंस के लिए? कितनी पॉसिबल मिनटर्म्स हो सकती हैं F1 और F2? ये देखिए मैंने 3 लिखी हुई है ना, तो 3 वेरिएबल के लिए टोटल कितनी हो सकती थी? ऑल पॉसिबल 8 कॉम्बिनेशन जी 8. 8। यस, आपने सिर्फ एक चीज ये देखनी है कि अगर ये मिनटर्म्स जो गिवन है ये टोटल के हाफ से लेस हो तो यही F1 हमारे लिए बेस्ट है। तो आप देखिए ये 3 मिनटर्म्स है, 3 वेरिएबल के केस में टोटल 8 हो सकती हैं, लेकिन गिवन क्या है 3 और ये हाफ से लेस है, यानी 8 का हाफ क्या होता है 4 से लेस है। 4 और 4 से अगर लेस हो तो F1 का यही वर्जन काफी और गेट चलेगा। लेकिन अगर ये मिन टर्म्स हाफ से ज्यादा हो जाए तो कितने और गेट कितनी इनपुट्स का चाहिए आपको? 6 इनपुट्स का। इसको रिड्यूस किया जा सकता है अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो मिसिंग मिन टर्म्स कौन सी होंगी? 3, 3 and 7 7. 3 नहीं होंगी सर, थर्ड पे और सेवेंथ पे मतलब कि 2 होंगी ना? दो ही मिन टर्म्स होंगे। आपने इसका कॉम्प्लीमेंट अगर इधर से लें तो आपको 2 मिन टर्म मिलेंगी, नॉर्मल लेंगे तो 6 मिन टर्म्स है। तो आपने एंड और गेट अगर इसको लें तो और गेट चाहिए 6 इनपुट्स का,
अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ले तो हो जाता है मिन टर्म 3 और 7, क्योंकि 2 है। तो क्यों ना इसका कॉम्प्लीमेंट ले और उस और को नॉर से रिप्लेस कर दें, वही रिजल्ट मिल सकता है, आपकी नंबर ऑफ इनपुट से रिड्यूस होगी। ये पॉइंट फॉलो किया? यस सर। आप देखें, आपने जस्ट इसका ये ऑप्शन तो है और गेट 3, बिल्कुल मैंने ले लिया, एक और गेट लिया और 3 इनपुट और गेट लेके मैंने F1 निकाल लूं। इधर मुझे 6 इनपुट्स और चाहिए, तो मैं और को नॉर में चेंज कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं। और का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नॉर। और इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो वो क्या होगा? ये वाला। तो मैं क्या, ये मेरे लिए ये बेहतर नहीं होगा कि मैं और की बजाय नॉर लूं और उसको इसके साथ ज्वाइन कर दूं? एक ही बात है, उधर से भी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, इधर से भी कॉम्प्लीमेंट ले लिया। इस पॉइंट को फॉलो किया? यस सर। तो आपने जस्ट ये करना है, जब भी आपने इसको इंप्लीमेंट करना है तो एक आपका ये भी, आपकी नजर इस बात पर भी होनी चाहिए कि आप जो और गेट लोगे उसकी इनपुट्स जितनी आप मिनिमम कर सकते हो वो ले सकते हो। और आपके पास ऑप्शन यही है कि आप और की जगह नॉर लेके दूसरी एंगल से अटैक करो। अब देखें इस साइड पे 1 2 3 इनपुट्स और गेट से काम चल सकता है। अगर मैं इसको नॉर से करना चाहूं तो कितनी इनपुट्स बनेगी नॉर की? ये 3 है सर। 5 सर। 5। तो देखिए 5 लेना बेवकूफी है, आपको 3 मिल रहा है और आपने इकोनॉमिकल, तो इसके लिए आप लोगे और गेट 3 इनपुट। यहां पे आपको ऑप्शन मिल गई कि ये 6 कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन में 2 इनपुट बन सकती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट वर्जन है तो इधर भी कॉम्प्लीमेंट वर्जन ले लें नॉर, और बाकी क्या करना है? बाकी उसी तरह ये 1 2 3 तो इसको D1 D2 D3 के साथ, D4 के साथ, और इसका 2 इनपुट नॉर लें और इसको किसके साथ जोड़ना है? 3 और 7 के साथ। तो बताएं सेंस बनती है ना कि वही रिजल्ट हमें मिल सकते हैं? जी बताइए। Yes, sir. तो अब आपने सिर्फ ये देखना है, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास इस तरह का कोई रिजल्ट गिवन है, ये मुझे देखते ही पता चल गया इसके लिए और गेट काफी है 3 इनपुट, और इसके लिए क्या नॉर गेट सूटेबल है। क्यों? हाफ से ज्यादा है। अगर दोनों 4 4 होती फिर क्या करते आप? सर और गेट ही बनाते हैं क्योंकि हाफ फिर आपके तो पास चॉइस है, आप और बना लें या नॉर बना लें। क्या होगा? इसको यूज करेंगे तो और ले लें, अगर ये 4 मिन टर्म्स है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेके नॉर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं ना, उस तरह से भी। यस सर। तो अब आपके पास अगर दोनों 4 4 है तो आपके पास चॉइस है, आप और के साथ ले लें और नॉर्मल आउटपुट फंक्शन ले लें, या नॉर के साथ लें उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट वर्जन ले लें। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो। यस सर। मुझे अभी नेट पे, बल्कि यूट्यूब पे मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो एक टीचर ने आई थिंक उसका नाम भी मेरे जहन में, डॉक्टर पता नहीं कोई इस तरह का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो मैं यूट्यूब से मुझे पता चल सकता है, उसने ये चीज एक्सप्लेन की हुई थी और गलत एक्सप्लेन की हुई थी। तो मैंने इसको थॉरोली स्टडी किया ताकि मैं एक कंफर्म स्टेटमेंट दूं। तो मैंने उनके यूट्यूब पे जाके उन डॉक्टर साहब को मैसेज किया कि ये आपका लेक्चर गलत रिकॉर्ड हुआ है, और अगर आप इसको, ये कॉम्प्लीमेंट का जो आप वर्जन ले रहे हैं वो सही नहीं है। तो मैंने पूरी उनको इतना बड़ा मैसेज किया था कि मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन उसके अंदर लिख दिया था, और उसके बाद मुझे दूसरी डिफरेंट एरिया से और लोगों की तरफ से लाइक्स आनी शुरू हो गई थी मेरे मैसेज के ऊपर। तो मैं बता रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट मैंने, क्योंकि जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो, अगर आपको एतराज है तो आप लैब में जाकर टेस्ट कर सकते हो। ये जो लॉजिक अभी मैंने बताई है, मैं अभी इसको प्रूव कर सकता हूं। देखिए ये नॉर्मल है, उनके साथ आएगा। जब आप ये एड्रेस दोगे 001 तो कौन सी लाइन को एक्टिव करेगा?
D1 को, तो D1 और के साथ आपको 1 दे देगी, सिंपल। और अगर आप नॉर लगाओगे तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट वर्जन है वो सारा का सारा उधर से आंसर आ जाएगा, तो इसको मैथमेटिकली लॉजिकली प्रूव भी किया जा सकता है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें बहुत सिंपल है। जैसे अभी आप लोगों ने बड़ी आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, आई थिंक, राइट? तो Yes, sir. YouTube में सारा जो मटेरियल है वो करेक्ट मटेरियल नहीं है, अच्छी खास से उसमें एरर लोग किए जा रहे हैं रिकॉर्डिंग। कौन सा विकीपीडिया में तो आप कंटेंट रखते हो ना, तो प्रॉपर वो चेक होता है। फर्ज करें मैंने एक नया आइडिया दिया और मैंने विकीपीडिया पे वो अपडेट दी उनको कि ये मेरा वर्जन है, तो मेरा वर्जन प्रॉपर चेक होता है। उसको जो साइंटिस्ट है उसको उसकी करेक्टनेस को चेक करते हैं। जब वो वेरीफाई होता है कि ये ठीक है और लोगों से फीडबैक भी आ रही होती है, जब वो अच्छी तरह टेस्ट हो जाता है कि ये कंफर्म है, तो फिर वो उसको कंफर्म करते हैं विकीपीडिया के लिए। अदरवाइज एक प्रोसेस से गुजरता है। लेकिन यूट्यूब यहाँ तो जो जिसके दिल में आता है वो कर रहा है, कहीं कोई टेस्टिंग मैकेनिज्म नहीं बनाया भी नहीं जा सकता। जाहिर है वो वीडियो में है तो उसका एक सिस्टम ही इस तरह का है यूट्यूब का, सबको ऑप्शन दी है, जो दिल में आता है कहते जाओ, गलत है सही है यूजर खुद डिसाइड करेंगे कि ये क्या है। चलिए एनी हो, इसको देखें। तो मैंने इसके लिए नॉर्मल वर्जन लिया, 1 to 4 के साथ ज्वाइन कर दिया, 1 2 4, और इसका कॉम्प्लीमेंट वर्जन 3 और 7 के साथ ज्वाइन कर दिया। तो बाकायदा आप टेस्ट कर सकते हैं, इधर इनपुट कोई भी दे, मैं देखें मैं भी टेस्ट करवा सकता हूं। इन मिनटम में कोई भी मिनटम दे, बताएं कोई आप मिनटम बताएं, कौन सी मिनटम को टेस्ट करना है जल्दी से। F2 में बता दें कोई एक मिनटम। सर 011 नहीं एक अच्छा 011 मीन 3 आपने कहा जो इसमें शामिल नहीं है, ऐसी है ना? यस सर। आपने मुझे कहा 011 मीन्स 3 मीन्स F1 को क्या आंसर देना चाहिए 011 में? जब आपने ये मिनटम ली है इसका मतलब बाकी जीरोस होंगे, ठीक है ना? तो 011 इस मिनटम नहीं है, इट मीन्स F1 0 है उसके लिए, और 3 इसमें भी नहीं है 011। इसका मतलब F2 क्या होगा आपके एक्चुअल फंक्शन के अंदर ट्रुथ टेबल में? नॉर जी नॉर गेट होगा जो नहीं मैं पूछ रहा हूं अभी जो 0 होगा सर। मैंने कहा कि 011 आप इनपुट देते हो 011, ये ट्रुथ टेबल में इन कॉम्बिनेशन पे 1 है, बाकी पे 0 है। तो आप जब 011 देते हो, वंस तो ये है, इसके अलावा जो है वो जीरोस है, तो ये 0113 है, इसमें शामिल नहीं, इट मींस वो ट्रुथ टेबल में 0 है। 011 इधर देखिए, वंस इनकी मिनटम, ये मिनटम 1 है, ये अपने कॉम्बिनेशन पे 1 दे रहे हैं, जो बाकी वो जीरोस हैं, तो 011 इनके अलावा फंक्शन है, तो F2 भी 0 है। तो अभी टेस्ट करते हैं हम इस प्रॉपर सिनेरियो में कि हमारे 011 अगर आप इसको करते हो 011 दोनों पे क्या आना चाहिए 0। अभी देखते हैं, अभी दिखाता हूं आपको। 011 कौन सी लाइन एक्टिव होगी 011 D3 ये 1 आ चुकी है और बाकी क्या होंगे 0। जीरोस। अब देखिएगा D3 ऑन है, बस इस और गेट का रिजल्ट देखते हैं। D1 क्या है 0, D2 क्या है 0, D4 क्या है 0, क्यों सिर्फ D3 1 है, बाकी सारे जीरोस हैं। तो इस और गेट पे सारे जीरोस हैं, तो F1 क्या होगा 0। Am I right? यस सर। अच्छा दूसरा इसको देखते हैं, D3 1 है, नॉर पे एक भी 1 हो तो आंसर क्या आना चाहिए नॉर है। 0 तो आपने देखा, आपने मुझे कहा 011 दोनों पे 0 ये दे रहा है, डिकोडिंग तो हमें पता है ना। तो देखिए मैंने जो कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन लिया 3 हालांकि इधर था, लेकिन मैंने इधर से देख लिया
कोई एक और बताएं, जल्दी से चेक करते हैं जो इसमें शामिल हो, कहीं एक में शामिल हो, एक में 1 ना 0 हो। 0 sir. 1 0 0 ये दोनों में शामिल है, कोई ऐसा बताएं जो एक में हो एक में ना हो। कर सकते हैं इसको? 0 sir. 1 1 0. 1 1 0 यानी 6, तो 0 1 1 1 1 0 ये लाइन एक्टिव होगी, 6 ये डिस्कनेक्टेड है, ठीक है, और बाकी सारे वंस हैं। तो जरा देखिएगा ये क्या है, 1, क्योंकि सारे वंस हैं सिवाय D6 के, और सॉरी क्या कहना चाहिए, D6 1 है, बाकी सारे जीरोस हैं, ऐसे कहा है ना मैंने? Yes Yes sir. sir. Yes. अच्छा, D6 का इफेक्ट 1 का कहीं नहीं जा रहा, सब जीरो ही समझे, 0 0 0। F1 क्या है? 0. तो 0. D6 की बात है, इसमें 6 मिनटम है, नो, वेरीफाई हो रहा है, यस। Yes sir. Yes sir. इसको देखें, 0 0, क्योंकि D6 1 था और डिस्कनेक्टेड है, यहां 0 आए हुए हैं, दोनों 0 हो तो नॉर गेट क्या देगा? 1. 1। तो देख लें इसके अंदर मिनटम शामिल है, F2। तो हम F1 और F2 ही हमारे फंक्शंस हैं, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए ये वर्जन लिया हुआ है, एक्चुअली ये हमारे फंक्शंस है। तो कोई भी ट्रुथ टेबल में 8 के 8 कॉम्बिनेशंस आप देखें, आपको वो ट्रुथ टेबल इधर से वेरीफाई होता हुआ नजर आएगा। ये है डिकोडर implementation of combinational circuits using decoder। I think आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा, राइट? नो इशू। yes sir Yes sir. लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अब मैं एग्जाम में अगर आपको कोड कन्वर्टर देता हूं और कहता हूं डिकोडर के जरिए बना दे, तो बनाना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन भी बड़ा हेल्पफुल है, उसको भी ज़हन में रखिएगा। अच्छा, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, दोबारा वापस आ गए हैं MSI लॉजिक से, दोबारा वापस के अगेन डिकोडर को नए सिरे से कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब एंड गेट्स को नहीं यूज करना, नैंड गेट को यूज करेंगे। अब हम करने लगे डिकोडर डिजाइनिंग ऑफ डिकोडर यूजिंग नैंड गेट्स। कितना आसान है ये भी देखिएगा। 3 to 8 लाइन डिकोडर की एग्जांपल ले लेते हैं। ये सिंपल वही बता रहा हूं जो पहले डिजाइन कर चुके हैं। एंड गेट के साथ तो ऐसे ही होता है ना, आपने ट्रुथ टेबल बनाया, ये D0 D1 सबकी मिनटम्स लिखी और इनको सर्किट बना दिया, यही होता है ना, बताएं? 3 Yes, to 8 yes, लाइन एंड गेट के साथ। अब नैंड के साथ करने के लिए पता क्या, यही बना दें और सिर्फ इसमें 2 चेंजेस लिखिए। एक तो इन सब एंड गेट्स को बबल्स लगा दें, नैंड बना दें। अब जब नैंड किया तो पूरे के पूरे सारे फंक्शन रिवर्ट हो गए, ये पूरा टेबल रिवर्ट कर दे, जहां वंस आ रहे हैं जहां उनको जीरोस कर दें, यहां जीरोस आ रहे हैं उनको वंस कर दें, कंस्ट्रक्ट हो गया। आपने एंड का ही नैंड वर्जन एंड से बनाए और हर एंड के आउटपुट पे बबल लगा दें और टेबल को रिवर्ट कर दें, आपका ये बन गया 3 to 8 लाइन डिकोडर यूजिंग नैंड गेट्स। कोई इशू तो नहीं है? no sir लेकिन क्वेश्चन एक आना चाहिए जो अभी तक नहीं आया, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? अच्छे खासे एंड गेट से सीधा सा सादा सा काम है, ये तो आपका फंक्शन ही लट गया ना। आप एक बॉक्स को एड्रेस करना चाह रहे हैं, एक लाइन पहले एक्टिव होती थी, पता चल जाता था कि ये मेमोरी एक्सेस करनी है, अब तो वहां पे 0 आ रहा है तो मेमोरी एक्सेस नहीं हो रही, एक तो ये इशू। अब इसकी बात सुने, आपका जो एंड गेट होता है और नैंड गेट, जो डिजाइनर होते हैं वो आखिरी हद तक जाते हैं सिंप्लीफिकेशन। आपका एंड गेट और नैंड गेट, अगर मैं कहूं 3 इनपुट एंड गेट है और 3 इनपुट नैंड गेट, आपको कौन चूज करें, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? आप एंड उठाओगे या नैंड उठाओगे, दोनों से काम आपका हो सकता है। कौन सा गेट पिक करोगे? एंड सर। And sir. एंड माइंड में रखिए, ये जो एंड गेट लैब में कंस्ट्रक्ट होता है, मैं आईसी की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें बिल्ट इन आपको मिल रहे हैं,
मैं बात कर रहा हूँ, मैंने एमएससी फिजिक्स में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक में हमारी लैब हुआ करती थी, उस लैब में हमने एंड गेट खुद से बनाते थे। और एंड गेट अगर 3 इनपुट है तो एंड गेट होता है सीरीज में 3 स्विचेस, और एक स्विच एक ट्रांजिस्टर से बनता है। तो हम 3 इनपुट एंड गेट के को कंस्ट्रक्ट जब करते थे लैब में, तो हम वहां 3 ट्रांजिस्टर्स, वहां पे ट्रांजिस्टर्स लगाते थे, रेजिस्टर्स। ये जो आप इस तरह की लॉजिक बनाते हो ना, उस तरह से एंड गेट लैब में खुद डिजाइन करते थे। अब देखने में ये आया है कि लैब में अगर आप एंड गेट कंस्ट्रक्ट करें और उसी साइज का नैंड अगर कंस्ट्रक्ट करें, तो नैंड में मिनिमम ट्रांजिस्टर्स के साथ वो बनाए जा सकते हैं। तो देखें साइंटिस्ट इतना कीन है सिंप्लीफिकेशन में, वो यहां पे भी उनकी बस नहीं हो रही। वो कहते हैं एंड भी ज्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू नैंड, तो नैंड इज मोर इकोनॉमिकल देन एंड गेट। पॉइंट फॉलो किया? यस सर। तो अगर नैंड सिंपलेस्ट वर्जन है देन एंड, तो क्यों ना डिकोडर हम नैंड से बनाए बजाय इसके। देखिए 8 नैंड गेट्स हैं। अगर मेमोरी, अभी मैंने मेमोरी गई थी 2 raised to power 10 इक्वल टू 1048, तो कितने एंड गेट्स लगने थे उसमें डिकोडर के लिए? 1024 एंड गेट्स। अगर इतनी तादाद में एंड गेट्स लग रहे हैं डिकोडर को बनाने के लिए, क्यों? वो डिकोडर था इस तरह की मेमोरी को एक्सेस करने के लिए 10 to 1024 लाइन डिकोडर। तो उसके लिए एंड गेट्स चाहिए थे 1024। अगर उनको नेट से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये सिंप्लीफिकेशन, आई थिंक अब ये सिग्निफिकेंट नजर आ रहा है कि वाकई सेविंग होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोसेसिंग टाइम फास्ट होगा। पर अगर मेमोरी आपकी मिलियंस में हो जाए, जैसे कि गीगाबाइट में जा रही है, तो डिकोडिंग के लिए कितने एंड गेट्स होंगे तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कितने एंड। तो क्या होगा अगर उसको नेट से रिप्लेस कर देंगे तो मोर इकोनॉमिकल। आई थिंक इकोनॉमिकल वर्जन आपको समझ आ रहा होगा, राइट? यस जी। सर। सिर्फ एक इशू है, हमें आउटपुट कॉम्प्लीमेंटेड मिल रही है। अब आउटपुट हमारे लिए वही है, एक्टिव हमारे लिए 1 है, लेकिन यहां एक्टिव 0 आ गया। तो इसकी रेमेडी है, इसकी कॉम्पनसेशन है। अगर आपको इसकी कॉम्पनसेशन मिल जाए और वो भी नैंड के जरिए मिल जाए एक्चुअली, तो ये तो और एफिशिएंट हो जाएगा कि आपने इसको, जो आपको नैंड के जरिए एक बेस्ट फॉर्म मिली है लेकिन आउटपुट कॉम्प्लीमेंटेड है, तो उस कॉम्प्लीमेंट को अगेन नैंड के जरिए रिप्लेस करके अगर ले लेते हैं तो इसको कहते हैं कि और बेनिफिशियल है। तो जरा देखें इसके जरिए हम क्या काम करने लगे। अब मैंने सारी डिस्क्रिप्शन जो आपको बताई। हाँ, एक और बात, इसकी ब्लॉक डायग्राम में आउटपुट पे बबल्स लगा दें। अगर इधर बबल्स लगे हुए हैं इट मींस इन साइड पे नैंड गेट्स यूज हो रहे हैं। अगर ये बबल नहीं है इट मींस ये एंड गेट्स के साथ बनाया गया है। फॉलो किया पॉइंट? यस सर। अब हम उसी तरह कॉम्बिनेशन लॉजिक को करते हैं यूजिंग डिकोडर। और डिकोडर कौन से यूज करने हैं? जो नैंड गेट्स वाले होंगे। टाइम ओवर हो गया, जरा जल्दी से देखिएगा। F1 और जब देखें, अगर तो आपने एंड गेट के साथ यूज करना है तो वर्जन वही है। इसके लिए और गेट यूज करते थे आप, बताइएगा जल्दी से। यस सर। अगर नैंड से करेंगे तो नैंड ही यूज करेंगे, ये माइंड में रखिएगा। अगर आप डिकोडर यूजिंग एंड गेट्स हो तो इसके लिए और गेट है और कॉम्प्लीमेंटेड के लिए नॉर। लेकिन अगर आप नैंड गेट से करेंगे तो नॉर्मल के लिए नैंड और इसके लिए कॉम्प्लीमेंट के लिए एंड, क्योंकि नैंड का कॉम्प्लीमेंट एंड बन जाता है। अब जरा देखिएगा हमारा प्रोसीजर उसी तरह। ये लेस देन हाफ में टर्म्स है, इसी को यूज करेंगे। ये मोर देन हाफ टर्म्स है, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। और क्या करेंगे? नैंड बबल वाला
ये ले लेंगे। इसके लिए कौन सा गेट चाहिए? NAND सर। NAND, गुड, याद है आपको। और कितनी इनपुट चाहिए? यही 3। इसके लिए कौन सा गेट चाहिए? और नहीं नहीं नहीं, इधर NAND और AND है। अच्छा अच्छा ठीक है, इसके लिए 2 इनपुट AND गेट, सेम उसी तरह 1 to 4 के साथ ज्वाइन कर दे और इसको 3 7 के साथ ज्वाइन कर दे। टेस्ट कर ले, सेम वही होगा। ये वेरिफिकेशन 0 1 0, कौन सी लाइन एक्टिव होगी? ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, याद है ना, NAND गेट के साथ है। 0 आएगा और बाकी क्या होंगे? 1s। टेस्ट करके देख लें, ये NAND एक भी 0 तो आंसर 1 और ये सारे 1s है, आंसर 1। मैंने 0 1 0 लिया था, इस फंक्शन में भी मौजूद है, इसमें मौजूद है, दोनों 1 टेस्ट हो गए। एक और लेते हैं 1 0 1 5, इसमें नहीं है, ये 0 आना चाहिए और इसमें है, ये 1 आना चाहिए। देखते हैं 1 0 1 पे कौन सी लाइन इनएक्टिव होगी? सर D5। D5 0 होगी या 1 होगी? 0। 0, क्योंकि ये बबल्स के साथ है और बाकी सारी 1s। तो इनको सबको प्रोसेस कर लें, चेक कर लीजिए खुद ही, तो देख सकते हैं इसमें 5 नहीं है, 0 आ गया, इसमें है, वेरीफाई हो गया। एक और देख लें 0 1 1 3, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 पे कौन सी लाइन इनएक्टिव होगी? यस, बाकी 1s। देख लें, ये आंसर दोनों 0 आएंगे। तो अब सिंपल प्रोसीजर ये है कि अगर आपको एंड गेट के साथ करना है तो इसके लिए और लें और इसके लिए कॉम्प्लीमेंट करके नॉर ले लें। अगर NAND के लिए है तो इसके लिए NAND लेना है और इसके लिए कॉम्प्लीमेंट करके AND लेना है। वेरी सिंपल, नो इशू। यस सर। तो आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। इनेबल इनपुट सेम उसी तरह, क्योंकि ये NAND है ना, एंड और NAND की इनेबल वही होती है, नॉट की जो कॉम्प्लीमेंटेड, क्योंकि इसने इनेबल 1 पे ही होना है, ये 0 रखेंगे, ये 1। जिस तरह एंड पे इनेबल था सेम वही है, सिर्फ फर्क ये बना कि ये रिजल्ट कॉम्प्लीमेंटेड है जब आपकी E0 है, जब E1 होगी तो डिसेबल की फॉर्म 1 1 1 1 है, जीरोस नहीं। आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। ओके, यस और सर। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम। आई थिंक आज का लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो स्टे कर सकता है, किसी की नेक्स्ट क्लास है तो वो नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर सकता है। सर अटेंडेंस लगा दें। सर जी